सो अगला टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, राइट। तो कोड ऑफ एथिक्स के पूरे चैप्टर को अपन ने टुकड़ों में बांटा है। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज एक टुकड़ा है वो। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड उसके अलावा शेड्यूल्स एंड उसके अलावा गाइडलाइंस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को अपन 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक टुकड़ा है ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जो दूसरा टुकड़ा है दैट इज हमारा शेड्यूल्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, तीसरा टुकड़ा है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड चौथा टुकड़ा है हमारा रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, द डिफरेंट गाइडलाइंस। ठीक है, तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में बहुत सारे सेक्शंस हैं, थोड़ा थियोरेटिकल है बट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और पूरा ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है ना, इसको फिर से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है आपके कन्वीनियंस के लिए, फॉर यू। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस होंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के, और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसके ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस होंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के। ठीक है, तो देखो यार, जब तुम सीए बन जाते हो, जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाता है एंड यू फाइनली क्वालिफाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओ माय गॉड सर मैं सीए बन गया, मुझसे तो वो खुशी देखी नहीं जा रही, महसूस नहीं की जा रही, मतलब आई हैव बिकम इमोशनल, सर मैं सीए बन चुका हूं। ये सब सीए बन चुके हो बेटा, आपने बहुत मेहनत की है, आपने सीए एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपना ईमानदारी से करा है, कंप्लीट करा है। 2 साल की अग्नि तपस्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने ईमानदारी से कंप्लीट करी है। आपने अपना जीएमसीएस ट्रेनिंग कंप्लीट करा है। आपने अपने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स क्लियर किए हैं, आपने तीनों लेवल्स के एग्जाम क्लियर किए हैं, और फाइनली आपने सारे पेपर्स वगैरह क्लियर कर लिया, इंस्टीट्यूट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। अब आप कहलाओगे मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्या कहलाओगे सर? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप इंस्टीट्यूट के प्राउड मेंबर हो। यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप देखोगे कि सर मेंबरशिप से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो वो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां मेंबरशिप से रिलेटेड जितने सेक्शंस हैं सर वो अपन एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द सेक्शंस रिलेटेड टू मेंबरशिप, ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंबरशिप, कि सर जब आप मेंबर बन जाते हो तब क्या होगा, कब कब आप मेंबर नहीं बन सकते हो, फिर फाइनली आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाएगा, कब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से रिमूव किया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है, वो सारी चीजें। उसके बाद सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि सर मेंबर तो बन गया जी, मेंबर तो बन गया, लेकिन मेंबर बनने से काम नहीं चलने वाला, अपने को सीए वाले काम करने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम करने हैं। अब अगर अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम करने हैं ना, तो इंस्टीट्यूट कहता है उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन कीजिए। देखो भाई, इंस्टीट्यूट को ना हर चीज में तुमसे फीस चाहिए। पहले तुम सीए बन गए, मेंबरशिप ले ली तुमने, मुबारक हो। लेकिन अब क्योंकि तुम इंस्टीट्यूट के प्राउड मेंबर बन गए हो और तुमको वो जो प्राउड मेंबरशिप वाला फीलिंग है वो लाइफ टाइम अपने साथ लेकर जाना है, तो हर साल आपको एक सालाना एनुअल मेंबरशिप फीस पे करनी होती है टू मेंटेन दैट स्टेटस ऑफ मेंबरशिप। अगर फीस पे नहीं करते हो तो इंस्टीट्यूट तुमसे तुम्हारी मेंबरशिप छीन लेगा। ठीक है, अब वो तो तुमको मेंबरशिप मिला है, अब इंस्टीट्यूट का मेंबर का टैग मिल गया तुमको कि यस यू आर द मेंबर। ठीक है, यू आर द मेंबर। अब सीए बनने के बाद आपके ऊपर है ना, आप सीए वाले काम करें या बाकी चीजें करें। जैसे मैं सीए वाले काम नहीं करता, मैं टीचिंग करता हूं, राइट। काफी लोग सीए वाले काम नहीं करते, बिजनेस करते हैं। काफी लोग सीए वाले काम नहीं करते भाई, कुछ और करते हैं, मूवी शूवी करते हैं, पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ जनता है भाई, सीए बनने के बाद उनको सीए वाले काम भी करने होते हैं। तो अब ऐसे ही कहता है कि अच्छा भाई सीए बन गए, सीए बनने के बाद मेंबरशिप ले ली, अब तुमको सीए वाले काम करने हैं, तो सीए वाले काम करने के लिए तुमको एक एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिएगा हमसे, और उसका एक एडिशनल फीस हर साल देना होगा, जिसको बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे सर? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप देखोगे सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड प्रोविजंस हमने एक तरफ अलग रख दिया, ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो मेंबरशिप रिगार्डिंग ऑल द प्रोविजंस वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिगार्डिंग ऑल द प्रोविजंस वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर, एंड जो कॉमन प्रोविजंस रहेगा दोनों के लिए वी हैव क्लब्ड इट टुगेदर। एंड उसके अलावा कॉन्सेप्ट नंबर 3 अदर प्रोविजंस, मतलब सन्ड्री प्रोविजंस जो पार्टिकुलरली मेंबरशिप को लेकर नहीं है, पार्टिकुलरली सीओपी को लेकर नहीं है। तो हमने 3 पार्ट्स में पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट डिवाइड कर दिया, और आप देखोगे ये डिवीजन के कारण ना आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कितना आसान होने वाला है। This entire Chartered Accountants Act is going to become very simple for you because of this division technique. मतलब मजा आने वाला है इस डिविजन टेक्निक में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1
कि भाई आपने बहुत मेहनत करी, एग्जाम्स क्लियर करे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी, जीएमसीएस ट्रेनिंग वगैरह करी, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए, तो ऑल द प्रोविजंस ऑफ मेंबरशिप एक साथ करेंगे। ठीक है, आप जब मेंबर बन जाते हो, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है, उसके लिए सेक्शन 19 होता है। जैसे ही आप मेंबर बन जाते हो, आप एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो, और 5 साल तक जब आप मेंबर कंटिन्यूअसली बने रहते हो, तो उसके बाद आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपका जो टैग है उसको अपग्रेड कर देता है, क्योंकि 5 साल तक तुम क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस दे रहे हो। लेकिन सर, जो डिग्री आपने इतनी मेहनत से हासिल करी है, इतनी कड़ी तपस्या से हासिल करी है, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कि ये नाम आपका जो नाम है उस रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव भी हो सकता है। तो रिमूवल के भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 20। एंड अगर रिमूव हो गया तो सर रिस्टोरेशन के भी प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि नाम रिमूव हो गया तो गए काम से भाई, वापस से सी एग्जाम्स देना होगा, वापस से 5 साल की तपस्या करनी होगी, ऐसा नहीं है। फीस वगैरह पे करके रिस्टोर भी कर सकते हो। तो उसके लिए वी हैव रेगुलेशन 19। तो आप देखोगे कि सारा मेंबरशिप रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अच्छा भाई सीए वाले काम भी करने हैं तेरे को, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लो। क्या ले लो? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लो। एडिशनल फीस चाहिए आईसीआई को, सीओपी ऑब्टेन कर लो, हर साल सीओपी वाली फीस पे कर दो। अब सीओपी रिलेटेड बहुत सारे सेक्शन है भाई। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है, कब कब माना जाएगा कि आप प्रैक्टिस में है। सेक्शन 6 है, सीओपी की ताकत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी क्या है। देन अगेन, जिस सीओपी को आपने हासिल किया है वो कैंसिल भी हो सकता है। देन कैंसिल होने के बाद वो रिस्टोर भी हो सकता है। तो वी हैव रेगुलेशन 10, कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी। आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, बड़े फर्म हो गए हैं, अब आपका एक ऑफिस से जी नहीं भरता सर, आपको मल्टीपल ब्रांचेस करने हैं, मल्टीपल ऑफिसेस करने हैं। तो उसके लिए वी हैव सेक्शन 27, मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। ठीक है, कॉमन पेनल्टी प्रोविजन भी है कि भाई तुम मेंबर नहीं हो बट रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम मेंबर हो, तुम्हारे पास सीओपी नहीं है बट रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मेरे पास सीओपी है, सेक्शन 24 लगेगा, पेनल्टी सेक्शन। एंड उसके अलावा अदर प्रोविजंस। सेक्शन 21 डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है पूरा, कि भाई आपने कुछ गलत करा है, अगर आपने कुछ गलत करा है, आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है, अदर मिसकंडक्ट करा है, तो ऐसे आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसे आपको पनिश करेगा। सेक्शन 21। सेक्शन 25, कंपनीज कभी भी अकाउंटेंसी में एंगेज नहीं हो सकती। राइट, आप एक इंडिविजुअल हैं तब आप अकाउंटिंग वगैरह का काम कर सकते हो, आप एक सीए फर्म हो तब आप अकाउंटिंग वगैरह का काम कर सकते हो, बट बाय फॉर्मिंग ए कंपनी यू कैन नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ अकाउंटेंसी। देन सेक्शन 22 वी हैव टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, वी आल्सो हैव सेक्शन 26। तो इस तरीके से अपने मिसलिनियस सेक्शंस हैं। तो अपन ने पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीजन की टेक्निक इतनी कमाल है ना सर, कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का जो पार्ट है, जो आपको नॉर्मली टेक्निकल लगता है, आपको याद नहीं रहता, आप देखोगे कि इस डिवीजन के टेक्निक की वजह से हम चुटकियों में अपना सीए एक्ट का पार्ट क्रैक कर लेंगे, और आपको एकदम ऐसे याद हो जाएगा सीए एक्ट कि जिंदगी भर आप चाह के भी बोल नहीं पाओगे।